हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो हमने लास्ट पढ़ा था बैंकों में निक्षेप। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में एक जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है, क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग तो ये जानते हैं कि हम लोग अपने धन को, अपने पैसे को जा करके बैंक में जमा करते हैं। अब बैंक क्या करता है, हमारे जमा किए गए धन का 15% हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी का जितना भी धन है उसे ऋण के लिए दूसरों को, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, उन्हें दे देता है। अब ये भी तो सवाल उठ सकता है कि बैंक ने हमारे धन को ऋण के रूप में दे दिया, पर अगर इधर वही जमाकर्ता उस धन को मांगने के लिए आ गए तो बैंक अपना जो 15% हिस्सा जो अपने पास रखता है वो देता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन जितने जमा करता है सभी एक साथ धन निकालने के लिए आ जाए। तो इसी वजह से बैंक ये देख करके कि एक दिन में कितने जमा करता, कितने पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं, इस हिसाब से ये प्रावधान करता है कि हमें अपने पास कितना धन रखना है। इस प्रकार, और एक और बात, बैंक जो जमा स्वीकार करती है, बैंक जमा पर जो ब्याज देती है और ऋण पर जो ब्याज लेती है, उसके बीच का अंतर ही बैंकों की आय का मुख्य स्रोत कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जैसे जमाकर्ता, एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, जैसे कर्जदार, के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। ये भी सही है। बैंक जमाकर्ता से धन लेकर के ऋणकर्ता को धन देते हैं, तो ये उसके बीच मध्यस्थता का काम कर रहा है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि जो पैसे हम लोग बैंक में जमा करते हैं उस पर एक बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट हम लोग को दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम ब्याज दिया जाता है। लेकिन वही जब बैंक ऋण देती है तो उससे कहीं ज़्यादा अधिक ब्याज लिया जाता है। तो बैंकों की आय का यही स्रोत होता है। हम लोग देखते हैं कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं के दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को बैंकों की आय का मुख्य स्रोत कहा जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, साख के दो विभिन्न स्थितियाँ। तो हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। हम लोग जानते हैं, हमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ भी करना है तो हमें ऋण की ज़रूरत पड़ती ही है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है, मतलब इंतज़ाम करता है, और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो हम लोग तो ये समझ गए। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में साख के मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। हम लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर किसान रहते हैं और जो किसान है वो खेती ही करते हैं, तो वो ज़्यादातर ऋण खेती करने के लिए ही लेते हैं और फिर उनका वो जो ऋण चुकाते हैं वो भी अपनी खेती को, अपने फसल को बेच करके। फसल उगाने के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। कई मामलों में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। हम लोग 2 उदाहरण देखते हैं।
यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा नहीं है, पर हम समझा देते हैं इसको अच्छे से। आप लोग ध्यान दीजिए कि इस उदाहरण के माध्यम से आप लोग को ऋण के बारे में पता चल जाएगा। हम लोग पहले देखते हैं त्यौहार का मौसम। आपकी बुक में ये उदाहरण होगा। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। तो उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। अब ये तो पहला उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक स्वप्ना का उदाहरण। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेतों के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है और अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक और सलीम, जिसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से ऋण लेकर के उस ऋण को पूरा भी कर दिया और अच्छा खासा लाभ भी कमा गया। दूसरी ओर स्वप्ना, जो कि ऋण जाल में फंस गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण कहीं कहीं तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं वह लोगों को ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जहाँ से वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जहाँ से भी उधार लेने के लिए जाएँ, हम लोग को ब्याज दर निश्चित कर दिया जाता है कि हम इतने प्रतिशत ब्याज लेंगे, कहीं 10%, कहीं 20%, इस टाइप से होता ही है। जैसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। अब देखिए, जो उधार दे रहा है वो ये कैसे माने कि वो उसे अपना धन लौटा देगा। जैसे कि बैंक में अगर हम लोग जाएं तो बैंक हम लोग तो ऐसे कभी भी ऋण नहीं देगा, तो उसके लिए हम लोग को समर्थक ऋणाधार चाहिए। समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हम गिरवी रख सकें। दूसरा, जो कागजात होता है आवश्यक, वो सब चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। हम लोग जानते हैं कि हमें कुछ ना कुछ गिरवी के रूप में रखना पड़ता है, चाहे वो भूमि हो, इमारत हो, गाड़ी हो, पशु हो, बैंक में पूंजी हो, या फिर जो भी हो। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। यदि अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और अगर हम वो लोन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक को ये अधिकार है फिर कि जो हम लोग समर्थक ऋणाधार जो चीज़ हम लोग उनके पास गिरवी रखें, वो उसे बेच करके अपना निकाल सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संपत्ति, जैसे कि ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। क्या क्या? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, ये सब होता है। अब ऋण की शर्तों
ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरे ऋण व्यवस्था में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ऋण की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। और इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हो जाता है। हम लोग इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसका थर्ड पार्ट कल ही आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।